जल्दी चलो। इसलिए अब तुम्हारे हाथ हम ले लेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन होता है। सोलोमन अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वह एक मेहनती किसान है, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे डिया के लिए बहुत बड़े सपने हैं। सुबह होने से पहले ही सोलोमन अपने बेटे को इंग्लिश किताबों के साथ जगाता है ताकि वह स्कूल के लिए देर न करे। उसके बाद वह घर से निकले और रास्ते में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सोलोमन ने देखा कि कुछ गुंडे बंदूकों के साथ गाड़ियों में उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। असल में यह बागी लोगों का एक बड़ा गैंग होता है जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं। सोलोमन और उसका बेटा तुरंत भागते हैं और कहीं छिपने की कोशिश करते हैं। गाँव में अचानक यह RUF रेबल्स अंधाधुंध गोलियां चलाते और आग लगाते हुए घुस आते हैं। उनके हाथों में खतरनाक हथियार होते हैं और वे पूरे गाँव में तबाही मचाने लगते हैं। मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए बस इधर उधर भाग रहे होते हैं। सोलोमन समझ जाता है कि अब हालात पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुके हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच उसका इकलौता मकसद सिर्फ अपनी पत्नी जैसी और बच्चों को जिंदा बचाना होता है। वो जैसी की तरफ जोर से चिल्लाता है और उसे बच्चों को लेकर वहां से तुरंत भागने के लिए कहता है। इसके बाद वो जानबूझकर रेबल्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि उसके परिवार को छिपने का मौका मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से वे गुंडे सोलोमन और उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। इसके बाद रेबल्स गांव के बचे हुए सभी आदमियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं जहां उन्हें RUF के उस खौफनाक सिलेक्शन प्रोसेस का सामना करना था जिसमें जिंदगी और मौत का फैसला महज एक इशारे पर हो रहा था। रेबल्स गांव के बचे हुए आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। वहां खड़ा RUF कर्नल बहुत ही बेरहमी से लोगों के हाथ काटने का हुक्म दे रहा होता है। RUF का ये खौफनाक तरीका लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए था ताकि वो आगे चलकर सरकार के लिए वोट ना कर सके। साथ ही उन्हें डायमंड माइंस में मजदूरी करने के लिए लोग भी चाहिए थे। जब सोलोमन की बारी आती है तो उसे भी खून से सने उस लकड़ी के टुकड़े के पास लाया जाता है। लेकिन तभी RUF कर्नल अचानक एग्जीक्यूशनर को रोक देता है। वो सोलोमन के मजबूत शरीर को देखकर फैसला करता है कि सोलोमन खदानों में काम करने के लायक है। कर्नल कहता है कि इसे अपने हाथों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह सोलोमन के हाथ बच जाते हैं, लेकिन अब उसे कैदी बनाकर एक भयानक डायमंड माइन में भेज दिया जाता है। एक तरफ जहां मासूम लोग इस खौफनाक तबाही का शिकार हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन हालात से सिर्फ अपना फायदा निकाल रहे थे। यहीं से कहानी में एंट्री होती है डैनी की। डैनी एक सी प्लेन के जरिए सुनसान इलाके में लैंड करता है। डैनी एक बेहद शातिर और निडर स्मगलर है जो इस गृहयुद्ध का फायदा उठाकर अपना धंधा चला रहा है। वह यहाँ RUF के कमांडर रैम्बो से मिलने आया है ताकि हथियारों के बदले हीरो का सौदा कर सके। डैनी अपने साथ RPGs और बंदूकों के ढेर सारे क्रेट्स लेकर आया है और इसके बदले में वो उन कच्चे हीरो की मांग करता है जो इन बागियों ने बेगुनाह लोगों का खून बहाकर हासिल किए हैं। कमांडर रैम्बो डैनी के साथ चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। जब बातचीत बिगड़ने लगती है तो डैनी बड़ी चालाकी और मजबूती से उन्हें वार्निंग देता है। वो साफ कह देता है कि अगर उसे उसकी कीमत नहीं मिली तो वो अपना ये हथियारों का बिजनेस सरकार के साथ शुरू कर देगा। डैनी का यह दांव काम कर जाता है और वह कमांडर उसे वे सारे हीरे दे देता है। दृश्य अब एक दलदली इलाके में शिफ्ट होता है जहां सोलोमन जैसे सैकड़ों लोगों को कैदी बनाकर डायमंड माइन में झोंक दिया गया है। यहाँ का माहौल किसी नरक से कम नहीं है। सोलोमन घुटनों तक गहरे कीचड़ में खड़ा होकर दिन रात पत्थर छानने पर मजबूर है। इन मजदूरों पर नजर रखने का काम कैप्टन पॉइजन कर रहा है जो एक बेहद क्रूर और बेरहम कमांडर है। इस माइन में खौफ का आलम यह है कि मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है। काम के दौरान कैप्टन पॉइजन एक ऐसे मजदूर को रंगे हाथों पकड़ लेता है जो चोरी छिपे एक हीरा निगलने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी रहम के पॉइजन सबके सामने उस मजदूर को गोली मार देता है। सोलोमन इस कत्लेआम को अपनी आंखों से देखता है और समझ जाता है कि यहाँ जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, चुपचाप काम करना और किसी की नजरों में न आना। वो फैसला करता है कि वो अपनी भावनाओं को मारकर बस एक मशीन की तरह काम करेगा ताकि किसी तरह यहाँ से सही सलामत निकल सके। इसी कड़ी मशक्कत के बीच अचानक एक हादसा होता है। माइन में लगा हुआ वाटर पंप खराब हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स का ध्यान भटकते ही सोलोमन की नजर पानी के नीचे कीचड़ में चमकती एक चीज पर पड़ती है। जब वो उसे उठाता है तो उसके हाथ में एक विशाल और बेहद खूबसूरत पिंक डायमंड होता है। ऐसा हीरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सोलोमन वह हीरा अपने पैर के नीचे उंगलियों में छिपा देता है और वह पॉटी करने का बहाना बनाकर कैप्टन से इजाजत मांग लेता है। जब कैप्टन उसे इजाजत दे देता है तो सोलोमन वह हीरा एक जगह पर छिपाने की कोशिश करता है। सोलोमन जब हीरा छिपाने वाला होता है कि तभी कैप्टन आकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी अचानक सरकार के सिपाही आकर उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कैप्टन पॉइजन घायल होकर वहीं गिर जाता है और सोलोमन वहां से भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सोलोमन और बहुत सारे बागियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सोलोमन को फ्री टाउन की एक खचाखच भरी जेल में डाल दिया जाता है जहां चारों तरफ गंदगी और कैदियों का शोर है। इत्तेफाक से डैनी भी स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा गया है और इसी जेल में बंद है। यहीं पर इन दोनों की जिंदगियां पहली बार एक दूसरे से टकराती हैं। जेल के अंदर का माहौल तब और तनावपूर्ण हो जाता है जब कैप्टन पॉइजन, जो खुद भी पकड़ा जा चुका है, भीड़ के बीच सोलोमन को देख लेता है। पॉइजन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और सबके सामने सोलोमन से उस कीमती पिंक डायमंड के बारे में पूछने लगता है। वो चीख चीख कर सोलोमन को धमकी देता है कि वो पत्थर कहाँ छुपाया है। डैनी, जो पास ही बैठा बड़े आराम से यह सब देख रहा है, पॉइजन की एक एक बात को बड़े गौर से सुनता है। हालांकि वो ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ जाता है कि सोलोमन कोई साधारण कैदी नहीं है। अगले दिन डैनी का आदमी डैनी को उस जेल से बाहर निकाल देता है। डैनी अपने दोस्त को उस डायमंड के बारे में बताता है कि वह डायमंड सोलोमन के हाथ में है। तो अब किसी न किसी तरह डैनी और उसका दोस्त सोलोमन को भी जेल से बाहर निकलवा देते हैं क्योंकि अब डैनी के दिल में बहुत ज्यादा लालच आ चुका था। दूसरे सीन में डैनी आर्चर की मुलाकात मैडी नाम की एक लड़की से होती है जहां दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। लेकिन जब डैनी को पता चलता है कि मैडी एक जर्नलिस्ट है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वह कहता है भाड़ में जाओ। लेकिन मैडी डैनी से कहती है कि तुम मेरे काम में मेरी मदद करो और पूरी दुनिया को बताओ कि डायमंड्स के पीछे कितना खून बह रहा है। लेकिन डैनी उसके काम में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। दूसरे सीन में डैनी कर्नल से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि कर्नल भी पैसों के लिए काम कर
कर रहा है। कर्नल की पहचान उससे काफी पुरानी थी, लेकिन दोनों अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। यहाँ सोलोमन के गांव वालों के साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा दिया भी भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी रिबेल्स तुरंत वहाँ आ जाते हैं और दिया को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। दिखाया जाता है कि दिया जैसे कई बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें जबरदस्ती हाथों में गन पकड़ाकर तोड़ना सिखाया जाता था। कैप्टन दिया के साथ साथ उन सभी बच्चों के दिमाग में यह गंदगी भरता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक झोपड़ी में कैदी बनाकर रखा, उन्होंने तुम्हें आजादी नहीं दी, जिससे तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा खराब होती गई, इसीलिए आज से तुम सब लोगों का खून बहाओगे। असल में रिबेल्स लोगों और बच्चों को जबरदस्ती पकड़ते थे, फिर उन्हें मारते पीटे थे और रिबेल बना देते थे। उन सभी बच्चों को इतना पीटा जाता है कि बच्चे उनकी बातों के हिसाब से काम करने लगते हैं, जैसे उनके अंदर खून खराबा भर दिया गया हो। अगले दिन डैनी सोलोमन से बात करना शुरू करता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक पिंक डायमंड है, लेकिन उसकी बात सुनकर सोलोमन वहाँ से जाने लगा है। असल में डैनी उससे दोस्ती करना चाहता था और पिंक डायमंड के पीछे जाना चाहता था। उसी समय रिबेल्स उसी गांव पर हमला कर देते हैं जहां वे मौजूद थे। इस भाग दौड़ में डैनी और सोलोमन के बीच पिंक डायमंड को आधा आधा बांटने की डील हो जाती है। दूसरी तरफ सभी रेबल्स लोगों पर गोलियां चलाते रहते हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका लीडर यानी कैप्टन कैद हो चुका था और वे पिंक डायमंड को भी हासिल करना चाहते थे। कई गवर्नमेंट सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। लोगों का खून पानी की तरह बह रहा था। कई गोलियां और धमाके लोगों की जान ले रहे थे। भागते भागते दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां कुछ आम लोग पहले से छिपे हुए थे। रात में जब दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं तो वे देखते हैं कि रोड पर मासूम लोगों की लाशें लकड़ियों की तरह पड़ी हुई थीं। रेबल्स अब भी आतंक का जश्न मना रहे थे। भागते हुए डैनी कुछ रेबल सोल्जर्स को गन से उड़ा देता है। डैनी सोलोमन और मैडी के साथ एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां हजारों लोग अपना गांव छोड़कर आ चुके थे। यहाँ सोलोमन अपनी पत्नी जेसी से मिलता है। उसे देखते ही सोलोमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसी समय अपनी बेटी से मिलने के बाद जब सोलोमन दिया के बारे में पूछने लगता है कि वह कहाँ है, तो जेसी उसे बताती है कि रिबेल्स उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उसी समय आर्मी के लोग उसकी पत्नी के साथ सभी को मार रहे थे। वे उसे अंदर ले जाने लगते हैं। असल में यह रेफ्यूजी कैंप था जहाँ लोगों को कैदियों की तरह रखा गया था। सोलोमन की पत्नी भी उसी में शामिल थी। मैडी सोलोमन को बताती है कि उन्होंने कहा है कि जब तक CS फायर नहीं होता तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। अब क्योंकि उन्हें उस जगह पहुंचना था जहां सोलोमन ने पिंक डायमंड छिपाया था, इसीलिए डैनी सोलोमन को मैडी के साथ कैमरामैन बना देता है। उसी समय रेफ्यूजी फाइटर सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। अब चूंकि सोलोमन डैनी के हाथों चला ना जाए, इसीलिए वह तुरंत उसे यहाँ से बाहर निकालता है। उसी समय आगे बढ़ते हुए कुछ और रेफ्यूजीज उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। ये सब एक डायमंड के लिए हो रहा था। उसी समय जिस कार में डैनी सोलोमन और मैडी होते हैं उसके ड्राइवर की मौत हो जाती है, इसीलिए डैनी खुद कार ड्राइव करते हुए वहां से भागने लगता है। भागते हुए उनकी कार एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां से उन्हें नंगे पैर भागना पड़ता है। जंगल से भागते हुए वे सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां जंगल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन मैडी उनके साथ फोटोज लेने लगती है जिससे वे खुशी खुशी उन्हें आगे का रास्ता दिखाने लगते हैं। जंगल के लोग उन्हें बेंजामिन नाम के एक भरोसेमंद इंसान के पास ले जाते हैं जो उन्हें बता सकता था कि सोलोमन का परिवार कहाँ छिपाया गया होगा। रात में मैडी डैनी से नरमी से बात करती है क्योंकि उसे भी अपने फायदे देखने थे और डैनी को वह डायमंड हासिल करना था। लेकिन अभी भी मैडी को नहीं पता था कि डैनी और सोलोमन दोनों एक पिंक डायमंड के पीछे हैं। अब क्योंकि मैडी एक जर्नलिस्ट थी, इसीलिए वह डैनी को अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि लोगों को दिखा सके कि डायमंड्स कैसे बनाए जाते हैं और लोगों का खून कैसे बहाया जाता है, बड़ी कंपनीज और डीलर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। अगले दिन जब बेंजामिन उन तीनों के साथ कार लेकर निकल रहा होता है, उसी समय कुछ RUF रेफ्यूजीज बच्चे जिनके हाथों में गन्स होती हैं उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। अब रेफ्यूजीज के मुताबिक यहाँ से सिर्फ RUF ही गुजर सकता था, इसीलिए रेफ्यूजीज बेंजामिन को गोली मार देते हैं। जैसे ही ऐसा होता है डैनी जल्दी से कार ड्राइव करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब क्योंकि बेंजामिन को बचाना था, इसीलिए वे एयरपोर्ट पर आर्मी के साथ आते हैं। अब यहाँ से डैनी समझ चुका था अगर इस तरह उनके साथ और लोग रहे तो पता नहीं कितनी जानें इसी तरह चली जाएंगी, इसीलिए अब सोलोमन यहाँ से अकेले जाने का फैसला करता है। मैडी भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन डैनी उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। यहाँ डैनी और मैडी के बीच थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि उनके बीच एक अच्छी बात थी, दोनों लोगों की मदद करना चाहते थे। उसके बाद डैनी और सोलोमन पैदल उस जगह की तरफ जाते हैं जहाँ सोलोमन ने डायमंड्स दबाए थे। अंधेरा हो रहा था और जब RUF लोग कार लेकर जा रहे थे तब सोलोमन को लगता है कि डिया उनके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह डिया कहकर चिल्लाता है वे सभी उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। भागते हुए वे एक जगह छिप जाते हैं ताकि फिलहाल उनकी जान बच सके। अगले दिन डैनी सोलोमन को नींद से जगाता है और उसे धमकी देता है कि अगर आगे से तुमने मेरी परमिशन के बिना कुछ कहने या करने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार दूंगा। यहाँ से डैनी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हुए दोनों एक गांव पहुंचते हैं जहाँ गांव के कई लोगों को मारकर फेंक दिया गया था। चलते चलते उनके रास्ते में दो मोड़ आते हैं। एक रास्ता डायमंड की तरफ जा रहा था जिसके लिए ये लोग निकले थे, लेकिन सोलोमन रेफ्यूजी कैंप की तरफ जाने लगता है जहाँ उसके परिवार को बंदी बनाया गया था। डैनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब सोलोमन उसकी बात नहीं सुनता तो दोनों के बीच थोड़ी फाइट हो जाती है। अब क्योंकि सोलोमन को पहले अपने परिवार को छुड़ाना था और उसके बाद डायमंड ढूंढना था, इसीलिए डैनी उसकी बात सुनकर हार मान लेता है। कई रातों और दिनों के बाद वे दोनों पत्थरों पर चढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सोलोमन का बेटा दिया दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह रेफ्यूजी बन चुका था और उन्हीं की बातें मान रहा था। सोलोमन और डैनी उस जगह पहुंचते हैं जहां माइंस चल रही थी। वहां लोगों से अभी जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। यह देखकर डैनी सैटेलाइट फोन से कर्नल को डायमंड फील्ड के बारे में बताता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। सोलोमन यह नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसका बेटा डिया वहां हुआ तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन डैनी का मानना था कि वह वहां हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे रेफ्यूजी बना दिया गया था और वह काम करने के लिए बिल्कुल फिट नहीं था। बच्चों से काम नहीं करवाया जाता था बल्कि उनसे लोगों को मरवाया जाता था। रात में सोलोमन रेफ्यूजी कैंप में घुसता है और अपने बेटे दिया को पकड़ लेता है जो एक गैम्बलर की तरह कार्ड्स खेल रहा था। उसका बेटा उसके साथ जाने से इनकार करने लगा है। जब सोलोमन अपने बेटे को जबरदस्ती ले जाने लगा है तो रेफ्यूजीज के बच्चे उसे गन दिखाकर कैदी बना लेते हैं। अगले दिन उसका सामना कैप्टन से होता है जहां वह उससे पूछने लगता है कि अगर उसने वह पिंक डायमंड नहीं लाया तो वह उसे मार देगा। उसी समय गवर्नमेंट आर्मी डायमंड फील्ड पर अटैक कर देती है। आम लोगों की परवाह किए बिना रेफ्यूजी लोग लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इसी फाइट में सोलोमन अपने बेटे को बचाने के लिए कैप्टन पर अटैक करता है और अपने बच्चे को चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से भागो। सोलोमन उसी बहादुर कैप्टन को इतना मारता है कि वह वहीं मर जाता है। उसी समय डैनी भी गन उठाकर डायमंड फील्ड में घुस जाता है और रेफ्यूजी लोगों को मारना शुरू कर देता है। आर्मी ये नहीं देखती कि आम लोग मर रहे हैं या बागी हेलीकॉप्टर की गोलियों से हर किसी को गोली मार दी जाती है। खून के निशान गिरने लगते हैं। बाकी लोगों को पकड़ लिया जाता है जिनमें डिया भी शामिल होता है। पूरा मामला शांत होने के बाद डैनी
और कर्नल दोनों जबरदस्ती सोलोमन से पूछने लगते हैं कि पिंक डायमंड कहाँ है, लेकिन वह फिर भी नहीं बताता क्योंकि सोलोमन जानता था कि भले ही डैनी इस वक्त अभी भी कर्नल के साथ है, लेकिन वह सोलोमन को धोखा नहीं दे सकता। तभी डैनी सोलोमन के बेटे को कर्नल के हवाले कर देता है। जबरदस्ती सोलोमन कर्नल और उसके आदमियों को दबे हुए डायमंड तक ले जाने लगता है। सोलोमन को अब भी उम्मीद थी कि डैनी कुछ करेगा ताकि डायमंड उसके हाथों से न निकल जाए। सोलोमन उस जगह को खोदना शुरू करता है, लेकिन उसे अभी भी डायमंड नहीं मिलता। कर्नल को लगता है कि यह हमें धोखा दे रहा है, इसीलिए वह अपनी गन डिया पर तान देता है, जिसकी वजह से सोलोमन भी वहीं डायमंड की जगह खोदना शुरू कर देता है। उस समय डैनी भी बार बार कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसकी तरफ अलर्ट हो जाते हैं। तभी जैसे ही उसे मौका मिलता है, डैनी एक सोल्जर की गन छीन लेता है और सब पर गोली चला देता है और सोलोमन जो जमीन खोद रहा था कर्नल के हाथ पर वार करता है और गन गिरा देता है। लेकिन उसी समय कर्नल भी दूसरी गन से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से आते हुए डैनी उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ भी सिर्फ एक डायमंड के लिए सब मारे जाते हैं, लेकिन उसी समय डैनी को एहसास होता है कि उसके सीने में गोली लग चुकी है। वह सोलोमन को इस बारे में नहीं बताता और उसे डायमंड निकालने को कहता है और सोलोमन को भी डायमंड मिल जाता है। लेकिन तभी सोलोमन देखता है कि डिया ने डैनी पर गन ताने हुए खड़ा है। उसे इस हालत में देखकर सोलोमन अपने बेटे को उसके बचपन की सारी बातें बताने लगा है। वह बताता है कि उसके फादर और मदर ने उसे कैसे पाला था और उसे उसके सपने याद दिलाता है कि अब उसे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि घर में उसका एक डॉग है जो किसी की नहीं सुनता सिवाय डिया के। इतना सब कुछ सुनने के बाद डिया की आंखों में प्यार के आंसू आने लगते हैं। तभी उसी समय रेफ्यूजी के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वे तीनों भागने लगे, लेकिन रास्ते में डैनी सोलोमन से वह गुलाबी हीरा मांगने लगता है। सोलोमन उसकी आंखों को देखकर वह हीरा उसे दे देता है। काफी दूर आने के बाद डैनी अब और चल नहीं सकता था क्योंकि गोली लगने का दर्द उसे आगे चलने में तकलीफ दे रहा था, लेकिन सोलोमन उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है। अब दर्द डैनी को आराम करने पर मजबूर कर देता है, इसलिए डैनी डायमंड को अपने हाथों में लेता है, उसे ध्यान से देखता है और हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर सोलोमन की हंसी भी नहीं रुकती क्योंकि डैनी ने खुद कहा था कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए आया है, यानी इसी डायमंड के लिए। लेकिन अब वह इस मोड़ पर आकर सब कुछ समझ चुका होता है कि इस दुनिया में सिर्फ ऐसे ही सब कुछ नहीं होते। यह कहते हुए वह डायमंड वापस सोलोमन को दे देता है और उसे मैडी का नंबर देकर कहता है कि उसे कॉल करना। सोलोमन उसे इस हालत में यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब वह भी मजबूर था क्योंकि रेफ्यूजीज के लोग अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे। सोलोमन अपने बेटे डिया के साथ वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि रेफ्यूजीज की आर्मी डैनी के पास पहुंच चुकी थी, इसलिए वह गन से उन पर गोली चलाता है और उन्हें कुछ देर के लिए रोक देता है ताकि सोलोमन वहां से भाग सके। उसके बाद वह तुरंत डिया को प्लेन में बैठा देता है और वह वहां से भाग जाता है। डैनी का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वह आखिरी बार मैडी को कॉल करता है और उसे पूरा मामला बताता है। वह उसे बताता है कि सोलोमन की मदद करने के लिए तुम्हें कैंक्री जाना होगा। मैडी डैनी की बातों से समझ जाती है कि उसे गोली लगी है, इसलिए वह उससे उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन डैनी उसे लोकेशन नहीं बताता और वह खून की कमी की वजह से वहीं मर जाता है। दूसरे सीन में मैडी सोलोमन से मिलती है और उसे पूरा प्रोसेस समझाती है और कैमरा लेकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। सोलोमन और डायमंड ट्रेडर्स के सारे फोटोज कैप्चर कर लेती है। मैडी दिखाती है कि सोलोमन एक चैंपियन है और वह पूरी फोटो लेती है कि डायमंड्स कैसे सप्लाई किए जाते हैं। वह सारे सबूत गवर्नमेंट और बाकी दुनिया के सामने पेश करती है और वह पिंक डायमंड गवर्नमेंट के हवाले कर देती है। साउथ अफ्रीका में दिखाए गए किम्बरली में लगभग 12 देश थे, जहां सभी देशों ने मिलकर उस डायमंड को लंदन में सुरक्षित रख दिया क्योंकि इस धरती पर नेचुरल प्रॉपर्टी सभी देशों की होती है। उस डायमंड को न बेचा जा सका है और न खरीदा जा सका है। उसे पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया था ताकि वह पूरे देश को पूरी ईमानदारी से सब कुछ बता सके और यहाँ इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।